नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, जिसे कहा जाता है अपवाह तंत्र, भारत की नदी प्रणाली। ठीक है, अब अपवाह तंत्र क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग समझेंगे तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले बात करेंगे सिस्टम यानी कि तंत्र के बारे में। तो सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब ये है जो अकेला ना हो, जो दूसरों के साथ जुड़ा हो, यही मतलब है तंत्र का। और नदी तंत्र के बारे में अगर बात करें तो नदियां, हर एक नदी मतलब हर एक नदियां का यहाँ पर, हर एक नदियों का क्या है यहाँ पर भूमिका है, इसे कहा जाएगा अपवाह तंत्र। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो चारों तरफ से आने वाले पानी को एक एक करके अपने साथ लेकर बहना, अपने साथ लेकर चलना ही अपवाह तंत्र कहलाता है। मतलब कि जैसे कि ये जो अपवाह तंत्र है ये एक कीप के रूप में काम करता है। आजकल ये कीप तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये कीप है, रॉकेट डालने वाला कीप आपने देखा ही होगा। ठीक है, चारों तरफ से जो चारों दिशाओं से बहते हुए पानी, देखिए ये पानी जो है बह के आ रही है। ठीक है, चारों दिशाओं से। अब पानी क्या हो रहा है ना, एक हो रहा है। एक होने के बाद क्या हो रहा है, ये एक नदी बन जा रहा है, एक बड़ा नदी बन जा रहा है। इसे ही कहा जाएगा अपवाह तंत्र। जैसे कि एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है। ठीक है, और कई सारे यहाँ से चारों दिशाओं से नदियाँ से मिल के आ रही है और इनका बन जा रहा है एक बड़ा बेसिन, एक बड़ा कैचमेंट एरिया। ठीक है, इसे ही कहा जाता है अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, और गंगा भी उसी अपवाह तंत्र का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि गंगा अपने जितने भी उसकी सहायक नदियां हैं उनको लेकर बहती है। ठीक है, ये था आपका ड्रेनेज सिस्टम का मतलब। ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम का फायदा जो है दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड बताता है। ठीक है, नेचर बताएगा, और आपका स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, किस जमाने का रॉक है, किस जमाने का ये खड़क है, ये चीज बताता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप याद रखना। और दोस्तों और एक चीज याद रखना कि भारत में नदियों के टोटल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% जो भाग है, मतलब जितने भी नदियां इसमें शामिल है, वो बंगाल की खाड़ी में, मतलब बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी जो है वहां पे विसर्जित करती है, उन्मुख करती है। उन्मुख करती का मतलब क्या होता है, विसर्जित करना, वहां पर बहाना। ठीक है, और जो 23% पानी है, मतलब कि जो 23% भाग है, मतलब पश्चिमी साइड में, जो जैसे कि सिंधु हो गई, नर्मदा हो गई। ठीक है, सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, ये जो इत्यादि नदियां हैं इसमें शामिल है। ये अपना जल कहाँ पर विसर्जित करती है? तो आपका आंसर होगा अरेबियन सी में, यानी कि अरब सागर में क्या करती है, ये जो पानी है वो अपना विसर्जित करती है। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों जान लेते हैं कि कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं। कैचमेंट एरिया उसे कहा जाता है जहां पर नदियों का पानी या फिर बारिश का पानी, पिघलती बर्फ का पानी नहरों और नालों से बहकर एक ही जगह पर आता है, उसे ही कहा जाता है कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो ड्रेनेज बेसिन किसे कहा जाता है? ड्रेनेज बेसिन दोस्तों उसे कहा जाता है एक नदी तंत्र, ध्यान से सुनना, एक नदी तंत्र मतलब उसकी सहायक नदियों सहित ट्रिब्यूटरी जो उसकी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी, हिंदी में क्या कहा जाएगा, अपवाह द्रोणी कहा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में से ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो गंगा नदी का एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे गंगा है, उसकी सहायक नदी क्या है, यमुना नदी, और उसके भी कई सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये जितने ही बड़े सेक्टर में बह रही हैं उसे ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसे देखेंगे, आगे आने वाला है ये पॉइंट, मैं आगे आपको एक इमेज के साथ क्लियर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब वाटर शेड एरिया क्या होता है? तो वाटर शेड एरिया और कैचमेंट एरिया लगभग बोथ आर सेम। ओके, ठीक है, इसे ही जल संभर कहा जाता है। मतलब कि जल संभर या द्रोणी उस जियोग्राफिकल एरिया को कहते हैं जहां बारिश या पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही जगह पर आता है, जम जाता है। ठीक है, एकत्रित हो जाता है, और उस जगह से या तो एक ही बड़ी नदी या फिर उस जगह से निकलकर आगे बह जाता है। ठीक है, या फिर और ये आगे बहकर कहाँ जाएगी, किसी सरोवर में, सागर में, या फिर महासागर, या फिर दलदली इलाके में जाके लोग क्या आते हैं,
मिल जाते हैं, इसे कहा जाएगा वाटरशेड एरिया। आगे जाके मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में कितनी नदियां हैं, मतलब कितने अपवाह क्षेत्र है, तो याद रखना 10,360 नदियां हैं भारत में, ठीक है दोस्तों। ये चीज ध्यान से देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर ड्रेनेज सिस्टम के कितने भाग पड़ेंगे, तो आपका आंसर होगा 2 भाग पड़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर। तो पहला आएगा हिमालय और दूसरा आएगा पेनिसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय, ठीक है। हिमालयन रिवर में जो आएगा वो आपका 12मासी नदी कहलाएगी। जितनी भी नदियां आती हैं हिमालयन रिवर में वो 12मासी यानी कि 12 महीने इसमें पानी जो है लगभग घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है। जैसे कि वो नदियां कौन सी होगी, सिंधु, इंडस हो गई, ठीक है, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, और उनकी जो सहायक नदियां हैं, जो उनकी ट्रिब्यूटरीज है, वो 12मासी कहलाती है। और पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां, मतलब कि ये 12मासी नहीं होती है, ठीक है। तो 12मासी नदियां कौन सी नहीं होती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा इत्यादि जो इतने भी नदियां हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदियां हैं, वो उत्पत्ति के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा, 2 पार्ट में भागा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ड्रेनेज बेसिन, मैंने आपको ड्रेनेज बेसिन के बारे में तो बताया था। ये हो गया उसका इमेज, लगभग ऊपर से खींचा हुआ इमेज है, और ये ड्रेनेज बेसिन है। ड्रेनेज बेसिन किसे कहा जाता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नदी बेसिन कहा जाता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन में एकदम इजी लैंग्वेज में करने जाऊं तो इसका यही आंसर होगा कि एन एरिया ड्रेनेज बाय अ सिंगल रिवर कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन, मतलब एक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नदी बेसिन कहा जाता है, ठीक है, या फिर अपवाह बेसिन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको इसको पूरा एक्सप्लेन पहले ही करा दिया, अभी इसका इमेज मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ड्रेनेज डिवाइड या फिर जल विभाजक किसे कहते हैं, और इसे ही कहा जाता है मेरे दोस्तों वाटर शेड, ठीक है। इसे ही कहा जाएगा आपका वाटर शेड, इसे वाटर शेड कहा जाता है। लेकिन वाटर शेड का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वाटर शेड और कैचमेंट एरिया में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। मतलब ये एरिया ऐसा एरिया होता है, मतलब ये जियोग्राफिकल का मतलब उस एरिया को कहते हैं जहां बारिश या पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों, नालों द्वारा से बहकर एक जगह पर आकर मिल जाती है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये बारिश हो गया, बर्फ का पानी हो गया, ये क्या हो रहा है, बारिश है, और ये एक जगह पे आके मिल जा रहा है, और यहाँ पे उसकी कई सारी नदियां ऐसे बह के आती हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज है। इसे ही कहा जाएगा वाटर शेड एरिया, वाटर शेड, ठीक है। इसे ही जल विभाजक कहा जाता है। जैसे कि आपका अरावली पर्वत हो गया, ठीक है, दिल्ली का कटक पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, इसे कहा जाता है वाटर शेड एरिया। लेकिन अगर मैं आपको बताने जाऊं कि जल विभाजक के बारे में और सिंपल भाषा में, तो ध्यान देना मेरे दोस्त कि ये जो ड्रेनेज डिवाइड है, ये जो वाटर शेड जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, ये अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। मान लीजिए एक नदी है और उसका अपना ड्रेनेज बेसिन है, वो जब दूसरों से अलग होती है तो वो अलगाव होता है ना, उसे जल विभाजक कहा जाता है। क्या, ठीक है, ये अलगाव होता है, ये अलगाव हो गया, ये पहाड़ हो गया, पहाड़ को अलग करके आती है, ठीक है, ये 2 मैदान हो गए, 2 मैदान को अलग करके आती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वाटरशेड या फिर ड्रेनेज डिवाइड कहा जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने जाऊं, जैसे कि जो सिंधु नदी तंत्र है वो पश्चिमी साइड में है, और जो गंगा यमुना तंत्र है वो भारत के पूर्वी साइड में है, और इन 2 नदी तंत्रों के बीच अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। मान लीजिए ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और ये जो जल विभाजक का काम करती है, मतलब ये कट करने का काम करती है। यहाँ पर देखिए ये कट कर रही है, कट करने का काम करती है, इसी को कहा जाता है जल विभाजक, मतलब ये जल विभाजक का काम करती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे जानते हैं कि ड्रेनेज बेसिन और ड्रेनेज जो वाटरशेड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस कुछ नहीं, डिफरेंस ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो देखिए जो ड्रेनेज बेसिन है मेरे दोस्तों,
बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नदी द्रोणी या फिर रिवर बेसिन कहा जाता है। ठीक है, और जो नहरों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल चंबर वाटरशेड कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वाटरशेड के बारे में बताया, रिवर बेसिन के बारे में क्या बताया मैंने? जो नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। लेकिन नदी द्रोणी का आकार जो होता है वो बड़ा होता है, और जो जल चंबर यानी कि जो वाटरशेड होता है, वाटरशेड उसका आकार जो होता है, उसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये चीज दोस्तों याद रखना। एग्जाम्पल ऑफ वाटरशेड मैंने आपको दिया है, जैसे यमुना हो गया, वाटरशेड ऑफ चंबल, वाटरशेड ऑफ गंडक, इनका मिला के क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा। ठीक है, क्या होगा इनका? ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे अपवाह तंत्र के प्रकार और उसके प्रतिरूप क्या होते हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। आज का ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना आपको कैसे लगा? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। बाय।